नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका पूनम अहमद जी की लिखी कहानी इतना बहुत है। घर के कामों से फारिग होने के बाद आराम से बैठकर मैंने नई पत्रिका के कुछ पन्ने ही पलटे थे कि मन सुखद आश्चर्य से पुलकित हो उठा। दरअसल मेरी कहानी छपी थी। अब तक मेरी कई कहानियां छप चुकी थी, लेकिन आज भी पत्रिका में अपना नाम और कहानी देखकर मन उतना ही खुश होता है जितना पहली रचना के छपने पर हुआ था। अपने हाथ से लिखी जानी पहचानी रचना को किसी पत्रिका में छपी हुई पढ़ने में क्या और कैसा अकथनीय सुख मिलता है, समझा नहीं पाऊंगी। हमेशा की तरह मेरा मन हुआ कि मेरे पति आलोक ऑफिस से आकर इसे पढ़ें और अपनी राय दें। घर से बाहर बहुत से लोग मेरी रचनाओं की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन मेरा मन और कान तो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और रिश्ते के मुंह से तारीफ सुनने के लिए तरसते हैं। पर आलोक को साहित्य में रुचि नहीं है। शुरू में कई बार मेरे आग्रह करने पर उन्होंने कभी कोई रचना पढ़ी भी है तो राय इतनी बचकानी दी कि मैं मन ही मन बहुत आहत होकर झुंझलाई थी। मन हुआ कि उनके हाथ से रचना छीन लूं और कहूं, तुम रहने ही दो, साहित्य पढ़ना और समझना तुम्हारे वश के बाहर की बात है। यह जीवन की एक विडंबना ही तो है कि कभी कभी जो बात अपने नहीं समझ पाते, पराये लोग उसी बात को कितनी आसानी से समझ लेते हैं। मेरा साहित्य प्रेमी मन आलोक की इस साहित्य की समझ पर जब तब आहत होता रहा है, और अब मैं इस विषय पर उनसे कोई आशा नहीं रखती। कॉन्वेंट में पढ़े लिखे मेरे युवा बच्चे तनु और राहुल की भी सोच कुछ अलग ही है। पर हाँ, तनु ने हमेशा मेरे लेखन को प्रोत्साहित किया है। कई बार उसने कहानियां लिखने का आइडिया भी दिया है। शुरू शुरू में तनु मेरा लिखा पढ़ा करती थी, पर अब व्यस्त है। राहुल का साफ साफ कहना है, मॉम आपकी हिंदी मुझे ज्यादा समझ नहीं आती, मुझे हिंदी पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। मैं कहती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, पर दिल में तो चुभता ही है ना। 10 साल हो गए हैं लिखते हुए। कोरियर से आई टेबल पर रखी हुई पत्रिका को देखकर ज्यादा से ज्यादा कभी कोई आते जाते नजर डालकर बस इतना ही पूछ लेता है, कुछ छपा है क्या? मैं हाँ में सिर हिलाती हूँ। गुड कहकर बात वहीं खत्म हो जाती है। आलोक को रुचि नहीं है, बच्चों को हिंदी मुश्किल लगती है। मैं किस मन से वह पत्रिका अपने बुक सेल्फ में रखती हूँ, किसे बताऊं। हर बार सोचती हूँ उम्मीदें इंसान को दुखी ही तो करती हैं, लेकिन अपनों की प्रतिक्रिया पर उदास होने का सिलसिला जारी है। मैंने पत्रिका पढ़कर रखी ही थी कि याद आया, परसों मेरा जन्मदिन है। मैं हैरान हुई जब दिल में जरा भी उत्साह महसूस नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मैं तो अपने जन्मदिन पर बच्चों की तरह खुश होती रहती हूँ। अपने विचारों से डूबती उतरती मैं फिर दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई। जन्मदिन भी आ गया और दिन इस बार रविवार ही था। सुबह तीनों ने मुझे बधाई दी, गिफ्ट्स दिए। फिर हम लंच करने बाहर गए। 3 बजे के करीब हम वापस घर आए। मैं जैसे ही कपड़े बदलने लगी, आलोक ने कहा, अच्छी लग रही हो, अभी चेंज मत करो। थोड़ा लेटने का मन है, शाम को फिर बदल लूंगी। नहीं मॉम, आज नो रेस्ट। तनु और राहुल भी शुरू हो गए। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, फिर कॉफी बना लेती हूँ। तनु ने फौरन कहा, अभी तो लंच किया है मॉम, थोड़ी देर बाद पीना। मैं हैरान हुई पर चुप रही। तनु और राहुल थोड़ा बिखरा हुआ घर ठीक करने लगे। मैं और हैरान हुई, पूछा, क्या हुआ? कोई कुछ नहीं बोला। फिर दरवाजे की घंटी बजी तो राहुल ने कहा, मॉम हम देख लेंगे, आप बेडरूम में जाओ प्लीज। अब मैं सरप्राइज का कुछ अंदाजा लगाते हुए बेडरूम में चली गई। आलोक आकर कहने लगे, अब इस रूम से तभी निकलना जब बच्चे आवाज दें। मैं अच्छा कहकर चुपचाप तकिए का सहारा लेकर अधलेटी सी अंदाजे लगाती रही। थोड़ी थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजती रही। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। 4 बजे बच्चों ने आवाज दी, मॉम बाहर आ जाओ। मैं ड्राइंग रूम में पहुंची। मेरी घनिष्ठ सहेलियां नीरा, मंजू, नेहा, प्रीति और अनीता सजी धजी चुपचाप सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। सभी ने मुझे गले लगाते हुए बधाई दी। उनसे गले मिलते हुए मेरी नजर डाइनिंग टेबल पर ट्रे में सजे नाश्ते की प्लेटों पर भी पड़ी। अच्छा सरप्राइज है, मेरे यह कहने पर तनु ने कहा, मॉम सरप्राइज तो यह है, और मेरा चेहरा सेंटर टेबल पर रखे हुए केक की तरफ किया। और अब तक के अपने जीवन के सबसे खूबसूरत उपहार को देखकर मिश्रित भाव लिए मेरी आंखों से
आंसू झरझर बहते चले गए। मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। भावनाओं के अतिरेक से मेरा गला रुंध गया। मैं तनु के गले लगकर खुशी के मारे रो पड़ी। केक पर एक तरफ 10 साल पहले छपी मेरी पहली कहानी, दूसरी तरफ लेटेस्ट कहानी का प्रिंट वाला फॉन्डेंट था। बीच में डायरी और पेन का फॉन्डेंट था। कहानी के शीर्षक और पन्ने में छपे अक्षर इतने स्पष्ट थे कि आंखें केक से हटी नहीं रही थी। मैं सुध-बुध खोकर केक निहारने में व्यस्त थी। मेरी सहेलियां मेरे परिवार के इस भावपूर्ण उपहार को देखकर वाह वाह कर उठी। प्रीति ने कहा भी, कितनी मेहनत से तैयार करवाया है आप लोगों ने यह केक। मेरी फैमिली तो कभी यह सब सोच भी नहीं सकती। सबने खुले दिल से तारीफ की और केक कैसे कहाँ बनी पूछती रही। फूड फूड चैनल के एक स्टार शेफ को ऑर्डर दिया गया था। मैं भर्राए गले से बोली, यह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। अनीता ने कहा, अब आंसू पोंछो और केक काटो। इस केक को काटने का तो मन ही नहीं हो रहा है, कैसे काटूं? नीरा ने कहा, रुको पहले इस केक की फोटो ले लूं, घर में सबको दिखाना है। क्या पता मेरे बच्चे भी कुछ ऐसा आइडिया सोच लें। सब हंसने लगे। जितनी फोटो केक की खींची गई, उससे आधी भी लोगों की नहीं खींची गई। केक काटकर सबको खिलाते हुए मेरे मन में तो यही चल रहा था, कितना मुश्किल रहा होगा मेरी अलमारी से पहली और लेटेस्ट कहानी ढूंढना। इसका मतलब तीनों को पता था कि सबसे बाद में कौन सी पत्रिका आई थी और पहली कहानी का नाम भी याद था। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी। मैं क्यों कुछ दिनों से उलझी उलझी थी। अपराध बोध सा भर गया मेरे मन में। आज अपने पति और बच्चों का यह प्रयास मेरे दिल को छू गया था। क्या हुआ अगर घर में कोई मेरे शब्दों कहानियों को नहीं समझ पाता, पर तीनों मुझे प्यार तो करते हैं ना। आज उनके इस उपहार की उष्मा ने मेरे मन में कई दिनों से छाई उदासी को दूर कर दिया था। तीनों मुझे समझते हैं, प्यार करते हैं। यही प्यार भरी सच्चाई है और मेरे लिए इतना बहुत है। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी इतना बहुत है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।